हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रिस्पॉन्सिव क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ के सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए मैं ये 2023 का पेपर आपको सॉल्व कराने वाला हूँ यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन। तो 2023 सीबीएसई बोर्ड का ये पेपर है, सीबीएसई बोर्ड का है। और ये आपका क्लास टेंथ का है, क्लास टेंथ। और यहाँ पे हम ये सॉल्व कर रहे हैं साइंस। तो साइंस का पेपर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार आपको कुछ पेपर मिलेगा जिसमें आपका इंग्लिश हिंदी में लिखा रहेगा। आपको इंग्लिश वाला पैटर्न पे जाना है। यहाँ पे रोल नंबर है, तो आप अपने एडमिट कार्ड से यहाँ पे रोल नंबर फिल कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट्स लिखे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो आप इसको पढ़कर समझ लेंगे कि हमें कैसे पेपर सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 31 प्रिंटेड पेजेस। 31 प्रिंटेड पेजेस में ये आप चेक कर लें। क्वेश्चन पेपर कोड इट गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक बाय द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट के द्वारा जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का कोड दे रखा है, इस कोड को आपको अपने आंसर बुक में लिखना है। ठीक है। एंड प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 39 क्वेश्चन। और इसमें 39 क्वेश्चन है, इसको भी आपको चेक करना है, ताकि आपका अगर कहीं क्वेश्चन का मिस प्रिंटिंग है या प्रिंट नहीं हुआ है तो आप उसको चेक करके तुरंत एग्जामिनर को बता दें और एग्जामिनर वो आपका पेपर चेंज कर देगा। प्लीज़ राइट डाउन द सीरियल नंबर एंड द क्वेश्चन इन द आंसर बुक बिफोर अटेम्प्ट इट। ठीक है। वो पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले क्या करना है, उसका सीरियल नंबर और क्वेश्चन नंबर को आपको ऊपर हेडिंग में ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में उसे लिख देना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पेपर है पूरा वो एमसीक्यू है और प्लस उसके बाद थ्योरी का पार्ट है। तो बच्चों, आज जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वो 2023 का हमारा यहाँ पे सेट लिखा हुआ है, सेट 1 है। ठीक है। 2023 का यहाँ पे सेट 1 है और सीरीज़ ये है पेपर का। 2023 का आया हुआ ये पेपर है। इसके एमसीक्यूज़ की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश वाले सेक्शन पे। तो पहले मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश वाला सेक्शन पढ़ा दूंगा और हिंदी वाले सेक्शन इंडियन मीडियम वालों के लिए हिंदी वाला सेक्शन। फिर नेक्स्ट डेज में मैं यही वीडियो फिर से हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे देखें इंग्लिश वाला सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन ए में है। तो सेक्शन ए में क्या है बच्चों, सेलेक्ट एंड राइट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। 1 से 20 यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं और ये एमसीक्यू बेस्ड हैं। इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर वाला करेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर है उसे हमें चूज़ करना है और अपने आंसर कॉपी में लिखना है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो। ये आपके एनसीईआरटी का ही एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पे डिप्टू कॉपी कर दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। क्या कहा गया है, इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन द सोल्यूशन एक्स एंड द सोल्यूशन एक्स फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन कलरलेस। यहाँ पे बच्चों जो आपको सेटअप दिख रहा है, जो कि आपको सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पे, और सोडियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पे डाइल्यूट HCl लिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसकी जब रिएक्शन कराई गई है तो बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होने पे जो एक्स कंपाउंड आपका बन रहा है, ये एक्स कंपाउंड पहले क्या हो रहा है, मिल्की यानी दूधिया कलर का हो रहा है और उसके बाद वो कलरलेस हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका हमें रीज़न बताना है। द ऑप्शन दैट जस्टिफाइड द अबव स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन दैट एक्स इज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्स आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल्टॉइज है। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लो दे दिया है कि एक्स जो है CaOH का होल्टॉइज है। क्लियर है, CaOH का होल्टॉइज है। तो एक्चुअली में ये जो पूरा सेटअप है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन होती है बच्चों, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब CaOH में जाता है, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड में जाता है तो ये एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर जो है वो क्या कर देता है, ये कलर मिल्की कर देता है, दूधिया कलर का दे देता है। और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को बताता है। लेकिन अगर यही CO2 मैं बहुत देर तक पास कराता रहूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये दूधिया कलर कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि तब क्या बन जाता है, तब ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि पानी में घुलनशील है, यानी सॉल्युबल इन वाटर है। तो इसका क्या रीज़न होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए मैं एक बार ऑप्शन सारे पढ़ देता हूँ और आप इसको ध्यान से समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन यही कह रहा है, तो बच्चों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इट टर्न्स द मिल्की ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम इट becomes द कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कलरलेस इसलिए हो रहा है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी क्या कहती है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाते हैं। क्या कह रहा है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल ये मिल्की इसलिए हो रहा है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड ऑन पासिंग द एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल बच्चों वही चीज़ मैंने आपको बताई कि जब हम एक्सेस मात्रा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है एंड विच इज सॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न जो हमारा क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए हिंदी का वर्जन दे रखा है, हिंदी वाला वर्जन मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं यहाँ पे इंग्लिश वर्जन। देखिए दूसरा क्वेश्चन फिर से केमिस्ट्री का एनसीईआरटी। देखिए आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, यानी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ बेस्ड को देखिए एमसीक्यू में डाल दिया है और बिल्कुल डिप टू यहाँ से पूरा एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ दे रखी है एनसीईआरटी में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारे एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। यहाँ पे देखिए क्या लिया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे लेड नाइट्रेट है और इस लेड नाइट्रेट को PbNO3 का होल टॉयज होता है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल टॉयज। बच्चों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेड नाइट्रोड का यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तो यहाँ पे जो ब्राउन फ्यूम्स बन रही है वो ब्राउन फ्यूम्स किसकी है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये क्या है, NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये आपका पूरा सेटअप है। अब देखिए ये पूरा आपका एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में। अब क्वेश्चन पे यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस द ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा था द इमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स द ऑक्सीजन इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू दो। ये जो ब्राउन फ्यूम्स बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, तो बिल्कुल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से बन रहा है, NO2 की वजह से बन रहा है। ब्राउन फ्यूम्स होती है, ब्राउन कलर की होती है, इसीलिए HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का कलर जो थोड़ा होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, इसलिए क्योंकि नाइट्रिक एसिड NO2 में टूटता रहता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे और यहाँ पे देख रहे हैं हमारी बैलेंसिंग की इक्वेशन आ गई, बहुत मज़ेदार है और ये बिल्कुल डिप टू एनसीईआरटी ने पूरी रिएक्शन ही छाप दी है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लाजवाब आते हैं। एनसीईआरटी आपकी अच्छे से तैयार है तो बिल्कुल आपके केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए बैलेंस करना है, MnO2 + HCl MnCl2-YH2O, ये पूरी रिएक्शन दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए कैसे बैलेंस होगा, तो यहाँ पे x की जगह मैं 4 ले लूँ और y की जगह 2 ले लूँ और z की जगह 1 ले लूँ, तो देखिए पूरी ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं सारे दोनों तरफ सारे मॉलिक्यूल्स बराबर हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अब चौथा प्रश्न यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि चौथा प्रश्न क्या है।
तो चौथे प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब बनाया है सीबीएसई वालों ने, और सीबीएसई के प्रश्न सारे ही लाजवाब ही होते हैं बच्चों। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बेसिक से और दिमाग लगाने वाले प्रश्न होते हैं। सीधा सीधा सीबीएसई कभी नहीं पूछता। The table below has the information regard pH and the nature of acid base of the four different solution which one part of the option in the table is correct। यहाँ पे आप इस टेबल में ए बी सी डी 4 पार्ट देख रहे होंगे और इसमें चारों पार्ट में सोल्यूशन, उसका पीएच, कलर ऑफ द पीएच पेपर यानी लिटमस पेपर का कलर एंड द पीएच की वैल्यू एंड उसका नेचर ऑफ द सोल्यूशन दिया है। तो यहाँ पे हमें बच्चों पता करना है कि कौन सा हमारा करेक्ट है। देखिए लेमन जूस क्या है, लेमन जूस एसिड होता है, एसिडिक नेचर होता है, और ये क्या एसिडिक नेचर होता है। और देखिए इसका नेचर ऑफ द सोल्यूशन बेस दे रखा है। तो देखिए एक ही चीज़ से हमने पता कर लिया, ये मेरी वैल्यू ए गलत हो जाएगी क्योंकि ए किसी से मैच नहीं कर रहा है। पहली बात, लेमन जूस तो एसिड है तो बेस कैसे हो सकता है, तो ये गलत है। बी वाले को हम चेक करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिल्कुल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या कर रहा है, ये ब्लू कर दे रहा है, बेसिक नेचर का होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि लिटमस पेपर जो है, रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो बेस है। और यहाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना दे रखा है, 10 है। तो अगर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कैंसिलेशन लॉ से हम इसका उत्तर पता करेंगे। अब बात करेंगे गैस्ट्रिक जूस की। तो बच्चों गैस्ट्रिक जूस का हमें पीएच पता है क्योंकि ये 2 से 3 के बीच में होता है, इसका पीएच 2 से 3 के बीच में होता है, जो कि यहाँ पे पीएच इन्होंने गलत लिख के रखा है। तो यहाँ से हमके पता ये चल जाएगा बच्चों, क्या पता चल जाएगा कि ये वाला सी वाला तो गलत है क्योंकि इसका पीएच है गलत दे रखा है, तो सी वाला तो गलत हो ही गया। प्योर वाटर नेचुरल होता है और इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, लेकिन कलर की बात करेंगे येलो, तो येलो क्यों देगा भाई, प्योर वाटर तो कलरलेस देगा, यानी कोई कलर का चेंज ही नहीं करेगा क्योंकि न्यूट्रल है ये। तो डी वाला भी गलत हो गया। तो हम आंसर की तरफ किधर जाएंगे, हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो बी वाला हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक नेचर का होता है और इसका पीएच 10 होता है और ये लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल ये वाला बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आपके मैं 20 एमसीक्यूज पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ध्यान से इसको पढ़ेंगे, आपके क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं यहाँ से, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की भी एग्जाम में संभावनाएं हैं। ये मेटल एक्स इज यूज इन द थर्माइट प्रोसेस। बिल्कुल यहाँ पे मेटल एक्स इज यूज इज थर्माइट प्रोसेस। एक्स का इस्तेमाल हम थर्माइट प्रोसेस में कर रहे हैं। व्हेन एक्स इज बर्नट इन एयर, एक्स को एयर में गर्म किया जाता है। गिब्स एंड द एम्फोट्रिक ऑक्साइड एक्स वाई एंड एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखेंगे होता क्या है कि जब भी थर्माइट प्रोसेस में हम इसको गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। तो एल्यूमिनियम एक्स बर्न्ड इन द एयर, तो एक्स क्या है भाई, एक्स आपका एल्यूमिनियम है और वाई क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन हम देख पाएंगे, सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो वॉशिंग सोडा को याद कर लीजिए। Na2CO3.10H2O होता है। हमेशा वॉशिंग सोडा में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 10H2O याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कंसीडर द स्ट्रक्चर, क्या लिखा है, कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन compounds A, B and C given below and select the correct option from the following। A, B, C में आप दे रखे हैं साइक्लिक कंपाउंड दे रखे हैं A, B एंड C, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है A एंड C आर द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन एंड B इज द बेंजीन। तो A एंड C हेक्सेन का आइसोमर्स है, तो हेक्सेन नहीं है, पहली बात साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड है, तो भाई ए वाला गलत हो जाएगा। अब अगर हम बात करें बी वाले की, तो बी वाला क्या कह रहा है, ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, तो फिर ये हेक्सेन कह रहा नहीं, हेक्सेन है ही नहीं, साइक्लोहेक्सेन है, बी भी गलत हो जाएगा।
अगर हम यहाँ पे सी की बात करें, ए इज़ अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड बी एंड सी आर द अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल इसने ये बात बिल्कुल ही सही की। चलिए डी वाला चेक कर लेते हैं। ए इज अ साइक्लोहेक्सेन एंड बी एंड सी इज द आइसोमर। बी डी वाला भी गलत है, तो यहाँ पे देख पाएंगे आपका डी वाला भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा सही कौन सा है, तो सी वाला सही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सी वाला कह क्या रहा है, ए इज अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या है, ये आपका सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों। तो ये सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल साइक्लिक भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, सैचुरेटेड भी है। और बी एंड सी क्या है, तो बी और सी ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही अनसैचुरेटेड हैं, बिल्कुल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यानी कि इसमें डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। यानी जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अनसेचुरेटेड होता है। तो बच्चों बिल्कुल यहाँ पे बी और सी अनसेचुरेटेड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे। एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट इज। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है यहाँ पे बच्चों। यहाँ इसका उत्तर क्या होगा, तो बच्चों देखेंगे हाँ इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिन ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यानी अपनी बॉडी से बाहर कौन करता है फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन, कौन करता है भाई। ऐसा इंसान तो करेगा नहीं, जानवर तो करेगा नहीं कि खाया पिया और बाहर निकाला और बाहर निकाल के पचाया और फिर से अंदर खा लिया। ये ऐसा सिर्फ वो सिर्फ फंगस करते हैं, फंगस एंड राइजोपस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली में ये करते क्या हैं, ये जिस मटेरियल को ये खाना चाहते हैं उसके ऊपर अपने सारे सलाइवा एंजाइम्स का बाहर निकाल करके उल्टी कर देते हैं। और फिर जब वो सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है फिर उसको जल्दी जल्दी वो खा लेते हैं। तो ऐसा कौन करता है, ऐसा फंगस करता है। और फंगस आप देख पाए होंगे ब्रेड के अंदर जो आपकी फफूंदी लगती है वही होता है फंगस। अब यहाँ पे देखिए नवा प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं 9th नंबर वाला क्वेश्चन, और इसको ध्यान से समझेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, किसके बारे में बताना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा गलत है। तो चलिए पढ़ते हैं और मैं आपको बिल्कुल कैंसिलेशन लॉ लगाऊंगा और मैं आंसर करेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे क्या है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर एज अ डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फूड दे ईट। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ही सही कही गई है, और हमें वो वाली बात पता करनी है जो गलत है। तो ए वाला बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन मेरा आंसर गलत होगा क्योंकि हमें गलत बात पता करनी है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन द एनिमल्स डिफर, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फूड दे ईट। बिल्कुल वो कैसा भोजन खाते हैं इसके आधार पर उनका स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग होता है। ऐसे ही हम बी वाले को देखते हैं और चेक करते हैं क्या यह बात सही है या गलत है। तो ए वाला बात सही था, लेकिन बच्चों हमें गलत पता करना है ना, तो एक्चुअली हमारा आंसर नहीं होगा। बी वाले की बात करब देंगे, देखो यहाँ पे नॉट यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है एनसीईआरटी, तो नॉट की तरफ आप ध्यान देंगे और फिर अपना आंसर पता करेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पे आपके भोजन का पूरा डाइजेशन हो जाता है। ये बात भी सही है, लेकिन हमारा उत्तर ये गलत होगा क्योंकि हमें गलत उत्तर पता करना है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज। बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैंक्रियाज से जितने भी आपके जूसेस निकलते हैं वो वहीं पे सीक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और यहीं पे इनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो सी वाला भी बात सही है, लेकिन मेरा उत्तर गलत होगा क्योंकि हमें गलत वाला मेरा सही होगा क्योंकि हमें गलत उत्तर पता करना है। तो चलिए डी वाला, अब 3 तो गलत हो गए तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ। द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द unabsorbed food before it gets removed from the body via the anus। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बात गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। विली तो सिर्फ वाटर को, विली क्या करता है, जितना कुछ भी आप पचता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिसके एब्जॉर्प्शन उसका ज़्यादा हो सके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ जीन्स। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न। तो बच्चों बहुत मज़ा आने वाला है, इस प्रश्न को आप ध्यान से समझना, एकदम चकाचौंध कर देगा क्योंकि यहाँ पे आपके नॉलेज को ये तोड़ेगा। आपने पढ़ा होगा लेकिन आपका यहाँ नॉलेज जो है ये बिखेर देगा
क्योंकि यहाँ आप इसका उत्तर बता नहीं पाओगे। चलिए, अगर बता पाओगे तो कमेंट करके जरूर बताना। द स्टेटमेंट ऑफ द करेक्टली डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ द जीन्स। जीन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है? तो जीन क्या है? इन इंडिविजुअल ऑफ द गिवन स्पीस द स्पीस जीन इज लोकेटेड ऑन द पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ही सही है। द इंडिविजुअल ऑफ द इंडिविजुअल इन इंडिविजुअल्स ऑफ गिवन स्पीस स्पेसिफिक द जीन इज लोकेटेड ऑन द पार्टिकुलर क्रोमोसोम। बिल्कुल, पार्टिकुलर क्रोमोसोम, ये बात सही है। ए जीन इज नॉट इन्फॉर्मेटेड सोर्स ऑफ द मेकिंग द प्रोटीन इन द सेल। ये बात गलत है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन लोकेटेड ऑल द अलोंग द इट्स लेंथ। क्या एक क्रोमोसोम्स में एक ही जीन होते हैं? नहीं, बहुत सारे जीन्स होते हैं, ये भी बात गलत है। ऑल द इनहेरिटेड ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स। अरे जीन्स ही तो कंट्रोल करता है, नॉट क्यों लगा रहे भाई? ये भी बात गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 11वां प्रश्न पे हम आए हैं और यहाँ पे हमारा 11वां प्रश्न बहुत ही बेहतरीन। प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो आप इसके लॉजिक को नहीं समझ पाओगे। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट इन द प्लांट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट इन द प्लांट्स वाई, क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? तो देखिए, स्टेटमेंट और एक्टिविटीज़ वाले क्वेश्चन तो बहुत भर भर के दे रहा है एनसीईआरटी। तो बिल्कुल ऐसा क्यों होता है ट्रॉपिक मूवमेंट में? ताकि इट्स ग्रोथ रिलेटेड टू मूवमेंट। ठीक है, ग्रोथ किससे हो? मूवमेंट से रिलेटेड हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 12वें की तरफ आएंगे। सेलेक्ट द, देखिए इनकरेक्ट को इसने बोल्ड कर दिया है ताकि समझो भाई। सेलेक्ट द, अब तो बोल्ड वाले टर्म से ही अपना उत्तर पता करना है। इनकरेक्ट द मैच, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट द मैच है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ब्रायोफाइलम लीफ तो बिल्कुल सही है, ब्रायोफाइलम लीफ में होता है। पोटैटो स्टेम, ये भी सही है। पोटैटो कहाँ से निकलता है? स्टेम से निकलता है पोटैटो के। मनी प्लांट भी स्टेम से निकलता है भाई, मनी प्लांट का स्टेम लगा दो लग जाता है। रोज रूट, रोज रूट, क्या रोज रूट जो रोज है वो जड़ से होता है? रोज के जड़ से पैदा होता है? नहीं, रोज को भी हम उसके स्टेम से लगाते हैं। उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहाँ से करते हैं? उसके स्टेम से करते हैं। तो इनकरेक्ट बताना था। तो इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट यही तो है, डी वाला। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? इफ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 8 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। उसने कहा कि 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस को पहले किस में जोड़ दो? सीरीज में जोड़ दो। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये 4। अब यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस हो गए जो कि 8 ओम 8 ओम 8 ओम और 8 ओम। तो हमने इनको जोड़ दिया सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, यानी 8 4 जा 32। यानी आर एस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? तो आर एस की वैल्यू आ गई 32 ओम। अब इन्हीं को अगर हम पैरेलल जोड़ेंगे तो 1/r p इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। तो 4/8 यानी 1/2, यानी 1/rp इज इक्वल टू 1/2। देन rp इज इक्वल टू 2 आ गया भाई। rp की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इन्होंने पूछा क्या था? आर एस अपॉन आर पी की वैल्यू क्या होगी? तो आर एस 32 है बच्चों और आर पी 2 है। तो कितना होगा? 16 ओम। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत चिंटू सा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में था, चलता है, 1 नंबर बनता है आपका। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न और बचे हुए हैं अभी हमें 6 प्रश्न करने के लिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके 20 प्रश्न आपके 25 मिनट में एग्जाम में हो जाने चाहिए। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है यहाँ पे बच्चों, आप देख पाएंगे इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विद द 15 एम्पियर ऑफ द करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस हैव विच हैव। तो क्या होगा भाई? जिसकी रेटिंग कितना है? 15 एम्पियर है, सॉरी करंट रेटिंग है। तो वो सर्किट कैसा होगा भाई? तो बिल्कुल यहाँ पे 14th का बिल्कुल हायर पावर रेटिंग होगा। और ये हायर पावर रेटिंग किसके लिए होगा? ये गीज़र के लिए हो जाएगा। 14th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख पाएंगे 15वां क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपको लीस्ट काउंट बताना है इसका, और ये जो वैल्यू है ये कितने पी है।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ब्लॉक यहाँ पर है और 10 ब्लॉक को 1.5 लिया गया है, तो एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कुछ नहीं बेटा, 1.5 डिवाइड बाई 10, तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.15, यानी एक ब्लॉक की वैल्यू 0.15 आई है। और मेरी रीडिंग यहाँ पे है, तो यानी कि यहाँ पे 0.5 एक ब्लॉक, 0.5 और यहाँ पे 0.15, तो 0.15 कितना हो गया? 0.3 हो गया, यानी 1.5 में मैं ऐड कर दूंगा, कितना बच्चों ऐड कर दूं? 0.30, तो कितना आ जाएगा? 1.8 वोल्ट। तो रीडिंग कितना दिखा रहा है बच्चों? तो ये रीडिंग दिखा रहा है 1.8 वोल्ट, और इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.1.5 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह हम लोग गैल्वेनोमीटर में रीडिंग देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है यहाँ पे। The resultant magnetic field at point P situated a midway between two parallel wires placed the horizontal is carrying the steady current I is। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ए बी में करंट फ्लो हो रही है, इधर कुछ, और बच्चों है क्या कि यहाँ पे सी डी में भी करंट की डायरेक्शन, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो बच्चों अब आप जल्दी से अपना दाहिना हाथ निकालो और दाहिने हाथ का नियम लगाओ, राइट हैंड थंब रूल निकालेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, जिसमें आपका थंब किस तरह डायरेक्शन में होगा? थंब आपका करंट की डायरेक्शन में, तो जो फिंगर्स की रैपिंग होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो ए बी का देखेंगे, ए बी पे जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बिल्कुल अंदर की तरफ जा रही है, और सी डी पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर निकल रही है। आप अपना अंगूठा लगा के देख सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। अगर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो क्रॉस, यानी कि प्लेन पेपर के अंदर जा रही है तो क्रॉस, और प्लेन पेपर के बाहर निकल रही है तो डॉट। और पी पॉइंट पे दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस और डॉट एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ऊपर निकल रही है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और करंट की वैल्यू सेम है, तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मज़ेदार क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आ गए हैं 17वें प्रश्न पे। आपको पता है 4 क्वेश्चन आपके असर्शन और रीजन वाले आते हैं, और यहाँ पे ए बी सी डी में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भरेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कह क्या रहा है कि कह रहा है द कलर ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स द कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। भाई कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में अगर हम द कलर ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन पीस ऑफ लेड इज एडेड। भाई कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4 में अगर हम लेड डाल देते हैं तो एक्चुअली में ये क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है PbSO4, और खुद जड़ जाता है, यानी लेड सल्फेट बना लेता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। बिल्कुल PbSO4 का सोल्यूशन यहाँ पे बनेगा। बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बच्चों, यहाँ पे कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न यहाँ पे देख ले रहे हैं कि क्या कह रहा है असर्शन एंड रीजन में, जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है कि जीन्स या फिर क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंड एक्स क्रोमोसोम्स इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। अरे यार, एक्स क्रोमोसोम्स कहाँ मेल चाइल्ड के लिए मिलता है? जब फादर वाई क्रोमोसोम्स देगा तब क्या होगा? बॉय का फॉर्मेशन होगा, मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। एक्स तो एक्स एक्स मदर के पास तो सिर्फ एक्स एक्स ही क्रोमोसोम्स हैं, और जब एक्स और वाई फादर के पास है, अगर वाई जो है
वाइफ फादर से और एक्स मदर से, तो क्या हो जाएगा, मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन। और अगर फादर ने भी एक्स दिया और मदर ने भी एक्स दिया तो एक्स एस यानी गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रीज़न यहाँ पे जो लिखा है आर वो गलत है। तो देखिए क्या होगा ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 18वें का हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो शुरू है सही है लेकिन बी ए तो सही है और आर क्या है, गलत है। 19वें की तरफ जाएंगे और 19वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। बिल्कुल सही है, ब्लड क्लॉटिंग होता है जिससे क्या हो रहा है, शरीर से ज़्यादा ब्लड ना बह पाए। एंड ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू द ब्लड प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग ब्लड प्लाज्मा की वजह से कहाँ से होता है, तो बात गलत कह रहा है। ब्लड क्लॉटिंग ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो बिल्कुल ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 20वां प्रश्न देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक मतलब असर्शन बिल्कुल ही सही कह रहा है। एंड द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ईच टर्न इज जस्ट एड अप। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका क्या है, करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पे 20वें का भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे सारे यहाँ के 20 MCQs बिल्कुल ही एकदम रट्टा मार आपको समझा दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।